आइए बच्चों, आज हम मानव त्वचा के बारे में पढ़ेंगे। त्वचा की जो रचना होती है वह दो भागों में होती है, बाह्य अधिचर्म और चर्म। बाह्य अधिचर्म को एपिडर्मिस भी बोलते हैं। जो हमारी बाहर चमड़ी दिखाई देती है वह बाह्य अधिचर्म है और यह शरीर का बाहरी आवरण होता है। त्वचा क्या होती है? शरीर का बाहरी आवरण। बाह्य त्वचा अधिचर्म यह कई स्तरों का कोशिकीय स्तर है। इसकी मोटाई भिन्न भिन्न भागों में कम और अधिक होती है। उदाहरणार्थ, हथेलियों और तंतुओं की त्वचा घिसने के कारण मोटी हो जाती है। हमारी हथेली काम करते हैं तो घिसती है, तो उसकी त्वचा कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है। होंठ, गले आदि की त्वचा कोमल होती है क्योंकि वहाँ पे कोई काम भी नहीं करते उससे और घिसता भी नहीं है वो चमड़ी, तो वह कोमल होती है। त्वचा पेशियों की अनेक तहों से बनी होती है। ऊपरी सतह के मृत कोशिकाओं के स्तर को घिस जाने पर उसका स्थान दूसरी नई कोशिका ले लेती है। हमारी जो चमड़ी होती है वो नई आती रहती है और पुरानी निकल जाती है। सबसे निचले स्तर को अंकुरण स्तर या स्ट्रेटम जर्मिनेटिव कहते हैं, जहाँ से नवीन कोशिकाएं उत्पन्न होकर बाहर की ओर आती है। इसी स्तर के साथ रंगा कणिकाएँ, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स इसके होते हैं मेलेनिन के, जिससे हमारी त्वचा का रंग निर्भर होता है जिसके ऊपर। जब संख्या में अधिक होते हैं और एक स्थान पर अधिक हो जाते हैं तो त्वचा का रंग काला दिखाई देता है, और इसकी कमी होती है जब मेलेनिन की, तो हमारी त्वचा गोरी दिखाई देती है। सबसे बाहरी स्तर किरण स्तर है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। यहाँ पर मृत चपटी कोशिकाएं होती है जो रगड़ लगते ही टूटकर गिर जाती है। अभी ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें सभी अंग दिख रहे हैं। बाल भी निकलता हुआ दिखाया है, रोम छिद्र भी दिखाया है, और बाह्य त्वचा की मोटाई भी दिखाई है, कितनी मोटी होती है बाह्य त्वचा, है ना। इसमें सारे अंग दिखाए हैं, बाल की जड़ भी कहाँ तक है पूरा दिखाया गया है। अगला भाग है इसका चर्म। यह त्वचा के एकदम लगी होती है, सबसे ऊपरी परत होती है। यह सफ़ेद तंतुओं और लचीली पेशियों की बनी रहती है। चर्म में केशवाहिनियाँ, जो हमारी चमड़ी होती है उसके नीचे क्या क्या होता है? केशवाहिनियाँ मतलब छोटी छोटी केशिकाएँ। रक्तवाहिनियाँ, नाड़ी तंतु तंत्रिका तंत्र है मतलब। श्वेत पिंड मतलब कि जो पसीने की ग्रंथि होती है वो, और तेल ग्रंथि। बालों की जड़ें और स्पर्शक गोलक रहते हैं। यहाँ स्वेद पिंड अर्थात पसीना उत्पन्न करने वाली ग्रंथियाँ भी त्वचा के नीचे रहती है। प्रत्येक स्वेद पिंड की एक एक स्वेद नलिका निकली होती है जो सर्पाकृति मतलब सांप के आकार की दिखाई देती है। चित्र में देख सकते हो आप। त्वचा पर जो असंख्य छिद्र इन्हीं स्वेद नलिकाओं से, जिससे पसीना उत्सर्जित होता है। श्वेत पिंड के आसपास केशवाहिनियों के जाल में रक्त के दूषित पदार्थ यूरिक एसिड या पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए श्वेत नलिका द्वारा यह बाहर फेंका जाता है और पसीना हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जब गर्मी के वातावरण होते हैं और अधिक मेहनत करने में आता है तो श्वेत पिंड के आसपास की केशवाहिनियाँ जो होती है वो फैल जाती है और वहाँ रक्त तीव्रता से बहता है, तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, इसलिए पसीना तेज आता है और वे रक्त से अधिक मात्रा में दूषित पदार्थों को बाहर करती है, और इससे हमें लगता है कि हमारे शरीर से तेजी से पसीना बह रहा है। तो पसीना जब निकलता है तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। हमारे शरीर का जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो सब पसीने के रूप में बाहर आ जाते हैं। इसलिए व्यायाम करना चाहिए जिससे कि पसीना निकलता रहे। त्वचा के इन छिद्रों को सदैव साफ रखने के लिए शरीर को निरुपयोगी पदार्थों का उत्सर्जन बराबर करते रहना चाहिए। इसके लिए हमें व्यायाम और योगा करते रहना चाहिए। और जब ठंड के दिन होते हैं तब पसीना कम आता है, तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है व्यायाम करना। दूसरा है तेल ग्रंथि। ये ग्रंथियाँ भी चर्म के केश की जड़ों के समीप होती है। जो हमारी चमड़ी के जो रुएं होते हैं, बाल, उनके अंदर जड़ होती है, वहाँ पर तेल ग्रंथियाँ होती है।
इनसे एक प्रकार का चिकना द्रव स्रावित होता है। बालों और त्वचा को ये चिकना रखता है। तीसरा है रोम या बाल। हमारे शरीर में छोटे छोटे रोम होते हैं और यह अंदर तक जड़ बनाए रखते हैं। यह भाग कुछ मोटा होता है। केश बाह्य त्वचा में से बाहर आते हैं। इनकी जड़ के पास स्नायु और नाड़ी तंतु होते हैं, जिसके कारण स्पर्श ज्ञान होता है या भय की स्थिति लगती है, या हम कोई चीज़ ऐसी छू लेते हैं या कुछ ऐसा महसूस करते हैं तो रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं। तो रोंगटे खड़े होना क्या है, वो जो हाथ पैर में जो छोटे छोटे बाल होते हैं हाथों में, वो सब एकदम से खड़े हो जाते हैं। केश के शरीर का सौंदर्य बढ़ता है इससे। स्पर्श ज्ञान में सहायता करता है। शीत से रक्षा करता है। ठंड में हमारी बालों से रक्षा होती है। गर्मी लगती है बालों के कारण, उससे सीधे सीधे ठंड हमारे शरीर तक नहीं पहुंच सकती है। नाक कान के केश धूल के कणों को शरीर में जाने से रोकते हैं। नाक और कान में भी छोटे छोटे से रुएं होते हैं, जिससे कि धूल अंदर नहीं जा सकता है, और इससे हमारे शरीर की इंद्रियों की रक्षा होती है। अंदर जो त्वचा होती है उसमें नीचे की तरफ चर्बी और स्नायु मतलब नाड़ियाँ होती है। चौथा है नाखून। यह उप त्वचा से बड़े हुए भाग जो सींग जैसी कड़ी पेशियों से बने होते हैं। हमारे हाथ और पैरों के अंगुलियों में नाखूनों का निर्धारित स्थान है और वहीं पर ये जमे होते हैं। इसे बेड ऑफ नेल कहते हैं। नाखून में केशवाहिनियाँ नहीं होती है। ये केशवाहिनियों से रहित होते हैं, इसीलिए इनको काटने पर दर्द भी नहीं होता है और खून भी नहीं निकलता है। एक शस्त्र के रूप में भी प्राणी इसे अपने सहायता के लिए काम में ले सकते हैं। जैसे कहीं आप परेशानी में फंस जाते हो तो नाखून से किसी को भी नाखून चुबाकर या उसके ऊपर लबूर कर हम अपने आप को छुड़ा सकते हैं। इसलिए नाखून को शस्त्र के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। और त्वचा जो है वो उत्सर्जन का कार्य करती है। शरीर से पसीने के रूप में निरुपयोगी जो पदार्थ होते हैं, विषाक्त पदार्थ, उनका उत्सर्जन करती है। हमारे पूरे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, पूरे अंगों को सुरक्षित रखती है इसके अंदर। और जो त्वचा होती है वह उसके अंदर स्पर्श ज्ञान भी होता है, जिससे हमें ठंडा गर्म ये सब पता चलता है। त्वचा के अंदर तेल ग्रंथियाँ होती है, जिसके कारण त्वचा के रोम और बाह्य चमकीला और कांतिमय बनाते हैं और हमारी त्वचा सूखी सूखी नहीं होती तेल ग्रंथियों के कारण। और जो त्वचा तेल युक्त पदार्थों को अवशोषित करती है और मांसपेशियां भी इससे सुडौल बनती है। हमारे शरीर में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रोम छिद्र, उनके द्वारा जब हमारे शरीर की मालिश होती है तो तेल अंदर जाता है शरीर के, तो वह भी हमें चिकनाई प्रदान करता है। और इसके बाद है शरीर के तापमान को बनाए रखने का काम भी त्वचा करती है। जैसे जहाँ वातावरण ज़्यादा गर्म हो जाता है तो पसीना उत्पन्न करती है, जिससे कि ठंडक महसूस होती है, वाष्पीकरण होता है पसीने का। तो इस तरह से यह वातावरण से भी हमें अनुकूल बनाती है। चिकनी स्वस्थ और साफ त्वचा जो होती है वो सौंदर्य में भी वर्धन करती है, उससे हम सुंदर दिखाई देते हैं। और एक प्रश्न ये है कि शीतकाल में मूत्र अधिक क्यों बनता है। ठंड के दिनों में पानी तो कम पीते हैं, हम ज़्यादा प्यास नहीं लगती, लेकिन हम मूत्र विसर्जन ज़्यादा बार करते हैं। तो उसका कारण ये है कि पसीना कम आता है, तो वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है पसीने के रूप में, तो इसलिए वह अधिक मूत्र के रूप में बार बार विसर्जित करने का कारण बनता है। और हमने अभी त्वचा के सभी ग्रंथियों के बारे में, त्वचा के कार्य के बारे में और उसके जो चित्र है उसके भी वर्णन किया। इसका चित्र अच्छे से बना के याद करना है आपको, और नाम सारे याद करना है। उससे आपको पूरा ये जो पढ़ना है, ये प्रश्न पढ़ने में और याद करने में बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद।